नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक रणनीति के कई छोर हैं। एक तरफ मालदा की घटनाओं का हल्ला है तो दूसरी ओर राम मंदिर का मामला है। तीसरी तरफ आमिर खान जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान से रिश्ते नाते की गुत्थियां हैं। मतलब एक तरफ हिंदू वोट राजनीति का ताना बाना है तो दूसरी ओर अमन चैन व साझेदारी की वह कोशिश भी है जिससे लगे कि भाजपा वैसी नहीं है जैसा सोचा जाता है। भाजपा क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसी से राजनीतिक एजेंडा सेट होता है, इसलिए पहल भी उसके हाथों में होनी चाहिए। शक नहीं कि नरेंद्र मोदी एजेंडा सेट करा रहे हैं तो अमित शाह भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री की रीति नीति पहल योजनाओं से एजेंडा फैला हुआ है तो पार्टी स्तर पर मालदा राम मंदिर की बातों ने अलग तरह का सस्पेंस बनाया हुआ है। एक मायने में भाजपा दो नावों पर सवार है, यह नहीं तो वह नहीं तो यह के कई विकल्पों की उधेड़-बुन में सत्तारूढ़ जमात है। क्या यह सही रणनीति है? क्या उससे भ्रम पैदा करने वाले कंफ्यूजिंग संकेत नहीं जा रहे हैं? हर सरकार का अपना एजेंडा और चरित्र होता है, लेकिन सत्ता से होने वाली राजनीति की लकीर एक होती है। वाजपेयी और मनमोहन सरकार के वक्त की राजनीति को याद करें और आज की सत्ता सियासत पर सोचें तो बहुत फर्क मिलेगा। यह फर्क नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शख्सियत के चलते भी है। दो अलग अलग पर समानांतर रणनीति पर काम होता लगता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, आपके अपने सियासी अनुभव के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह किस तरफ राजनीति को ले जाते हुए लगते हैं? वो आखिर राजनीति उनकी क्या बन रही है? क्या राजनीतिक तौर पर वो क्या कुछ करते हुए लग रहे हैं? क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, किसी भी ले पर्सन के लिए कंफ्यूजन लगता है क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, गवर्नेंस की बात कर rहे थे और उन्होंने उन लोगों को अपील किया जो कि हार्डकोर भाजपा के दायरे के बाहर थे। 18% हार्डकोर से 31% वोट पाया। 2015 की राजनीति को हाईजैक किया हॉट हेड्स ने, एक्सट्रीम एलिमेंट्स ने, और जो डेवलपमेंट का एजेंडा था वो एकदम दरकिनार हो गया। उससे फायदा इलेक्शन में नहीं मिला, न दिल्ली में मिला न बिहार में मिला। अब 2016 में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वापस अपनी जो यूनिक पोजीशन थी 2014 की, उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो नई पहल की, लाहौर में गए और उसको जारी रखना, ये नहीं कि पहले की तरह जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग नहीं होगी अगर एक पठानकोट हो गया, वो नहीं है। कॉशन से लेकिन सतर्क होके लेकिन आगे बढ़ेगी ये पहल। दूसरी तरफ मंदिर का मुद्दा भी जैसे कहते लाइव रख रहे हैं उस चीज को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने वो 18% को भी अपने पास रखना है जो हार्डकोर है। अगर वो उनको लगता है कि पाकिस्तान के सामने झुक रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, कमज़ोर पड़ गए हैं, वो भी एक नहीं दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तलवार की धार पे चलने वाली बात है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं 2016 में? ये क्या वापस डेवलपमेंट पे स्टार्टअप्स को बहुत धूमधाम से लॉन्च किया उन्होंने, ये देखने लायक चीज़ होगी। असली जो चुनौती है वो ये होगी कि दोनों को बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं। नहीं, आपने जो बताया, जो वोट का गणित है कि 18% बनाम बाकी जो वोट है, उसकी दुविधा में पार्टी भी है और सरकार भी है, ये कह रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने कोई इसमें से कोई वोट बेस हाईजैक कर रहे हैं, या विपक्ष ने विकास वाला अपनी तरफ कर लिया, सरकार को विकास के कॉर्नर पे घेर लिया, इसलिए वो हो रहा है? या क्या ये विपक्ष के रिएक्शन में है या अपनी काम न कर पाने की वजह से? देखिए, बहुत क्लियरली अगर आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो आपकी अहमियत नहीं रहेगी। नहीं तो चुनाव तो इमोशन पे नहीं जीता जाता। नरेंद्र मोदी को लेकर एक इमोशनली तो वो माहौल बना था। देखिए, नरेंद्र राष्ट्रवादी का माहौल बना था, वो भी तो एक वो अपनी जगह थी बात। ठीक, वो 2014 में एक जैसे उफान सा आया था
गुस्सा या ये पे- मानेंगी अब आप कि वो क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तो इसका सीधा फायदा उठा? वो एक बहुत गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ, उससे माहौल बना और उसके उस माहौल के अंदर नरेंद्र मोदी आए और एक सशक्त नेता के रूप में आए। लोगों ने भरोसा किया कि शायद ये शख्स कुछ कर पाएगा, तो भरोसा और एक्सपेक्टेशंस बहुत थी उसकी वजह नहीं से। तो अब दुविधा की वजह क्या? सरकार के अंदर दुविधा थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये मंदिर वाली की तरफ जा रहे हैं, या कर भी रहे हैं? मतलब क्या ये वापस कंफ्यूजन वाली स्थिति तो बनती ही है। कंफ्यूजन है, एकदम कंफ्यूजन है, मैं मानती हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत चीजें लॉन्च कर रहे हैं जब से लिया है। टॉयलेट इंडिया, स्वच्छ भारत, हाँ, स्वच्छ मेक इन इंडिया, सब 10 तरह की बातें, सब हो सब गया। डिजिटल इंडिया। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा है कि सही मायने में दिख रहा है भाई हो गया। और अब जो लोगों में जैसा होता है, जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची होती हैं, लोगों में ये फीलिंग आ रही है कि तो बोलते रहेंगे, बोलते ज्यादा है, कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी जगह आप, और ये एक और चीज नरेंद्र मोदी की, अगर मन की बात को सुने तो लगता है कि वो एक सोशल मूवमेंट भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनको ये आभास है कि ये सब जो चेंजेस आनी चाहिए, अगर सोशल एटीट्यूड्स नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं होगा, लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे, तो सिर्फ सरकार अपने से नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको लोगों को लेके चलना, पूरी टीम को लेके चलना, वो टीम या तो है नहीं या उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है उस मायने में। और एड ऑन जो आपने किया था उसको वापस खींचें अपनी तो तरफ। ज्यादा बड़ा संकट आपके अनुसार एड ऑन वाले का है, वो 18% का नहीं है आपके अनुसार? हाँ, मुझे लगता है वो एड ऑन वाला बहुत जल्दी खिसकेगा और खिसक रहा है, और उसको वापस लाने के लिए कोशिश है एक लिबरल सोच की भी, पाकिस्तान को रीच आउट करना। हालांकि कश्मीर में मैं मानती हूँ, देखिए हमारी राजनीति रिश्तों पे है टिकी हुई, और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था बीजेपी के साथ नाता हाथ बनाना। मिलाना। नहीं तो बीजेपी ने भी बहुत रिस्क लिया था, वो दोनों तरफ बराबर की रिस्क थी। उनका ज्यादा था मुझे लगता है। शायद कोई ऐसे लोग नहीं है जो नरेंद्र मोदी को कह सकें कि भाई आप ये नहीं करिए, ये ठीक, इसका ठीक असर नहीं। वो एक संकट है, उससे भी ये कंफ्यूजन और भ्रम वाला बना हुआ। मुझे लगता है उससे चीजें गुत्थी खुलेगी अगर ऐसे लोग हों उनके अगल बगल। और मुझे लगता है कि शिफ्ट ऑफ गियर 16 में नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं मानती हूँ कि जब वो इतना बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करना चाह रहे हैं जी, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटालिटीज नहीं है इस समय हाथ में करने के लिए। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।